Welcome back to my channel, Mr. Americo. Today we are going to discuss about diabetes mellitus. What is diabetes mellitus? तो आज मैंने कल वीडियो बनाई थी एंटी डायबिटिक ड्रग के बारे में, तो नोट्स भी बनाए थे, उसके क्लिनिकल सिनेरियोज भी जनरेट करवाने थे, फिर उसके बाद रिव्यू भी करवाना था। तो लेट हो गया, कल मैं अपलोड नहीं कर सका। तो कल रात मैं तकरीबन 12 बजे तक नोट्स बनाकर फारिग हुआ हूँ, तो थक चुका था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। लेकिन आज मैंने अभी अभी रिसेंटली अपलोड कर दिया, साथ में उसके नोट्स भी हैं। और होप कि आप वीडियो देखने के बाद जब नोट्स खोलोगे, ओपन करोगे, तो आपके लिए क्लिनिकल सिनेरियोज को आंसर देना ईजी हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस ही आपकी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा किसी भी एग्जिट एग्जाम को करेक्ट यूँ चुटकी से पास कर देना। ठीक है, तो मैंने सोचा कि डायबिटीज़ मेलिटस की जो ड्रग्स हैं उनके बारे में तो मैंने फार्माकोलॉजी करवा दी, लेकिन अब डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में, हालांकि मुझे पहले डायबिटीज़ मेलिटस करवाना चाहिए कि क्या होती है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना यार मैं डायबिटीज़ मेलिटस की जो पैथो है वो भी करवा दूँ। तो डायबिटीज मेलिटस होता है कि यार एंडोक्राइन डिजीज है, पैंक्रियाज से एसोसिएटेड। हम सबको पता है कि पैंक्रियाज में अल्फा सेल्स भी होते हैं, बीटा सेल्स भी होते हैं, डेल्टा सेल्स भी होते हैं। तो जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागोन सिक्रीट करते हैं। तो ये जो डिजीज है डायबिटीज मेलिटस, ये बीटा सेल से एसोसिएटेड है पैंक्रियाज के। ठीक है ना, तो होता है क्या, इसमें इंसुलिन नो इंसुलिन होती है और डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हो जाती है। नो इंसुलिन हम उस सूरत में कहेंगे जब डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 होगी, और डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन और इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन जो हमें देखने को मिलेगी डायबिटीज मेलिटस 2 में। ठीक है ना, इंक्रीज रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद इसकी जो एक्यूर मैनिफेस्टेशन है उनमें पॉलीडिप्सी आ जाती है, पॉलीयूरिया, यूरिनेशन का फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन। ठीक है ना, पॉलीफैगिया, वेट लॉस हमें देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद डीके डायबिटिक केटो एसिडोसिस, ये टाइप 1 में हमें देखने को मिल जाता है। ये डेडली डिजीज है, डेडली डिजीज में हम इसको कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं टाइप 1 की, डायबिटिक केटो एसिडोसिस। ठीक है ना, उसके बाद हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट है, ये टाइप 2 से एसोसिएटेड है। उसके बाद क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में रेटिनोपैथी आ जाती है, हमें पता है रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, प्रोग्रेसिव प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रियोलोसेक्लरोसिस है। ठीक है ना, काजिंग हाइपर टेंशन। तो आपने मुझे कल मैंने वीडियो बना दी थी एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में, तो आपने मुझे बताना है कि कौन सी ड्रग, कमेंट में बताना है कि कौन सी एंटी डायबिटिक ड्रग है जो कि हाइपर टेंशन को भी कंट्रोल कर सकती है। तो सीकेडी है, क्रोनिक किडनी डिजीज। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन इसकी जारी बात, इसकी कॉम्प्लिकेशन है प्रोटीन जब यूरिन से पास होगी, तो इसका क्या मतलब है कि प्रोटीन तो इजीली मेम्ब्रेन से गुजर कर यूरिन में आ रहा है। और ग्लूकोज एसिड कौन सी ड्रग है जो कि रीअब्जॉर्प्शन को डिले कर देती है, इनहिबिट कर देती है। आपने ये भी एमसीक्यूज में, आपने ये भी कमेंट में मुझे बताना है कि कौन सी एंटी डायबिटिक ड्रग है जो कि ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देती है। ठीक है, ग्लूकोज जब होगी तो जारी बात है, ग्लूकोज लार्ज मालिक्यूल है, तो मेम्ब्रेन हमारी इफेक्ट होगी, तो किडनी डिजीज हो सकती है हमें। उसके बाद लार्ज वेसल एथेरोस्क्लेरोसिस, क्रोनिक आर्टरी डिजीज है। ठीक है, गैंग्रीन है, जिसमें जो कॉमन आ जाती है वो फुट गैंग्रीन आती है। और उसके बाद जो एम्पुटेशन है, एम्पुटेशन हमें दिखने को मिल जाती है। ये कोई भी जख्म हो जाए तो ग्लूकोज की वजह, डायबिटिक मेलिटस की वजह से वो आराम नहीं आ पाता, तो जिसकी वजह से हमें उस जख्म को फैलाव के रोकने के लिए हमें बाजू का पेरिफेरल एम्पुटेशन भी करनी पड़ती है। उसके बाद सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज है। ठीक है, उसके बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ। डायबिटीज मेलिटस में जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। उसके बाद गर्ड है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है, उसके बाद गैस्ट्रोपेरेसिस है, और डायबिटिक डायरिया है, और कैटरेक्ट है। अब हमने डायग्नोसिस के बारे में पढ़ना है कि हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो डायग्नोस करने के कुछ चंद टेस्ट हैं, जिनमें सबसे पहले है HbA1c। उसकी जो डायग्नोस्टिक कट ऑफ है वो ग्रेटर देन 6.5 और इक्वल टू 6.5 होना चाहिए। और अगर ये 6.5 टू 7 के दरमियान हो तो आपको हाईली रिकमेंडेड है कि डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए अपना डायबिटीज से रिलेटेड जो भी है। ठीक है, इससे 7 से ज़्यादा होगा तो फिर आपके लिए उतना ही खतरा हो सकता है। लेकिन अगर 6.5 टू 7 के दरमियान है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। इंपॉर्टेंट नोट्स, रिफ्लेक्स ओवर एज, इस टेस्ट में होता क्या है, रिफ्लेक्ट ओवर एज ब्लड ग्लूकोज ओवर पीरियड 2-3 मंथ्स। ठीक है, तो उसके बाद फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को चेक करना होता है, और इसकी जो डायग्नोस्टिक कट ऑफ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है ना, और इसका क्या, फास्टिंग फॉर 8 आवर्स, हमें कम से कम 8 घंटे पहले जो हमने लास्ट मील ली होती है उसके बाद हमने ये फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल करना होता है। उसके अगर हमने इस टाइम पीरियड से कम किया
तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल टेस्ट वो कंसीडर नहीं होगा। तो हमें ज़रूरत है कि जो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल अगर हमने चेक करनी है तो हमें एटलीस्ट 8 आवर भूखा रहना पड़ेगा। उसके बाद ज़्यादातर ये लोग मॉर्निंग टाइम में करते हैं, क्योंकि रात को खाना खाने के बाद वो सो जाते हैं, तो एटलीस्ट 8 आवर्स तो हमें नींद के लिए चाहिए होते हैं। तो वो सुबह उठकर फिर ये टेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास सबके घरों में मशीन होती हैं, ठीक है, मशीन्स होती हैं अब अभी सबके घरों में होंगी, उससे हम ये टेस्ट कर सकते हैं इजीली। उसके बाद 2 आवर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसमें जो डायग्नोस्टिक कट ऑफ है वो ग्रेटर देन 200 और इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। इसमें होता है कि हमने 2 घंटे पहले 75 ग्राम जो ग्लूकोज है वो वाटर में डिजोल्व कर कर पेशेंट को पिलानी होती है। फिर हमने 2 घंटे बाद उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कर लेना होता है, टेस्ट चेक कर लेना होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है जो रैंडमली हमने लिया। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने खाना खा लिया, तो खाना खाने के कोई 2-3 घंटे में रैंडमली उसने पिकअप कर लिया, टेस्ट कर लिया, तो उसकी जो डायग्नोस्टिक कट ऑफ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा, और प्रेजेंस ऑफ हाइपरग्लाइसेमिक सिम्पटम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद आता है डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 जो है वो क्या क्या है, वो क्या हो सकती है। तो उसका जो प्राइमरी डिफेक्ट है वो ये है कि ये ऑटो इम्यून टी सेल इमीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एंटीबॉडीज, ठीक है ना। ऑटो इम्यून टी सेल इमीडिएटेड डिस्ट्रक्शन करती है बीटा सेल्स की, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस काज होती है, क्योंकि जो बीटा सेल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं और इंसुलिन रिलीज नहीं हो जाती, या फिर ये आप कह सकते हैं कि बीटा सेल होते तो हैं लेकिन वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, उनकी रेजिस्टेंस इतनी हाई हो जाती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि वो अपना काम नहीं कर पाती, और जो इंसुलिन रिलीज भी नहीं कर पाती बीटा सेल। उसके बाद इंसुलिन ऑलवेज नेसेसरी फॉर द ट्रीटमेंट, जो डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 के जो पेशेंट होते हैं उनमें जो ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन है, इंसुलिन ऑलवेज रिक्वायर्ड होती है, नेसेसरी होती है। और कल की वीडियो मैंने इंसुलिन जो थी शॉर्ट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग, इन चारों के बारे में आपको मैंने मेडिसिन के बारे में, ड्रग्स के बारे में बताया था। लिस्प्रो किस कैटेगरी में आती है, एस्पार्ट, ग्लिलिजिन, उसके बाद रेगुलर, उसके बाद एनपीएच, और उसके ये किन किन किस में आती हैं, किस कैटेगरीज में आती हैं। तो होप कि आप जब वो वीडियो देखोगे तो आप समझ आओगे। और एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पहले डायबिटीज मेलिटस की ये वाली वीडियो देख लो और उसके बाद फार्माकोलॉजी की एंटी डायबिटिक ड्रग है वो देखोगे, तो आपको अच्छे से बेटर समझ आएगा। उसके बाद कॉमन इन डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 जो है वो एज 30 से कम में होती है और नॉट एसोसिएटेड विद ओबेसिटी से एसोसिएटेड नहीं होती है, इसका ओबेसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब है कि जेनेटिक पेशगोई इसकी क्या है कि ये आने वाले जो ऑफस्प्रिंग है उनमें हो सकती है नहीं, तो 50% चांसेस है, वो भी किन में, आइडेंटिकल ट्विंस में, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटेड विद HLA, ठीक है, सिस्टम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जिसको हम कहते हैं HLA-DR4 एंड HLA-DR3, इंशाल्लाह इसके बारे में भी हम डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाओ तो ग्लूकोज इंटॉलरेंस जो है वो सीवियर हो जाता है, ठीक है ना, और इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। डीके डायबिटिक केटोएसिडोसिस है वो कॉमन होता है टाइप 1 में, और ये इसको हम कोमा स्टेट में कहते हैं। तो इसको कंट्रोल करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है, और ये डेथ भी काज कर सकती है। इंशाल्लाह डायबिटिक केटोएसिडोसिस और हाइपर ऑस्मोल और हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ये दोनों चीज़ क्या होती हैं, और ऊपर से हाइपोग्लाइसेमिया काज बाय एंटी डायबिटिक ड्रग्स, उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जो बीटा सेल्स हैं, आप देख सकते हैं बीटा सेल्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, और सीरम इंसुलिन लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। क्लासिक सिम्टम्स में जो है पॉलीडिप्सिया है, पोलीयूरिया है, और पॉलीफैगिया, वेट लॉस है, ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 में देखने को मिलती है। और हमने अगर इसको लेफ्ट साइड जनरेट करना है तो इसकी हिस्टोलॉजी ये होगी कि आइलेस ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेट होने को देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाए डायबिटीज मेलिटस टाइप 2। तो डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 की जो प्राइमरी डिफेक्ट है वो है इंक्रीज रेजिस्टेंस टू इंसुलिन। जो मैंने पहले बताया कि डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 है, इसमें इंसुलिन तो रिलीज होती है लेकिन उसकी रेजिस्टेंस बहुत इंक्रीज हो जाती है, या फिर इंसुलिन बहुत कम रिलीज होती है। प्रोग्रेसिव पैंक्रियाटिक बीटा सेल फेलियर, और ये जब फेलियर हो जाते हैं बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करने में या बहुत कम रिलीज करते हैं, तो जो इंसुलिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 काज हो जाती है, ठीक है।
उसके बाद ये कॉमन है अबव एज 40 में और 40 में, और हाईली एसोसिएटेड विद ओबेस पीपल। जो ओबेस पीपल हैं उनमें ज़्यादा चांसेस है डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 के। इसकी जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन बहुत ज़्यादा है, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। 90% कोकनेस इन द आइडेंटिकल ट्विंस पॉलीजेनिक, ठीक है। कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद एचएलए, ये एचएलए के साथ एसोसिएटेड नहीं है। उसके बाद ग्लूकोज इंटॉलरेंस माइल्ड टू मॉडरेट है। इंसुलिन सेंसिटिविटी लो हो जाती है, ठीक है। डीके रेयर है और नॉट, डीके हाईली एसोसिएटेड विद डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 के साथ, ठीक है ना। डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 के साथ जो है वो हाइपर और स्मॉलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट एसोसिएटेड होती है, ठीक है। इनके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल, दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और हाइपोग्लिसीमिया काज बाय एंटी डायबिटिक ड्रग्स और ड्यूरिंग द हाइपरग्लिसीमिया, तो इनके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद जो है वो बीटा सेल्स वेरिएबल विद एमोइलेट डिपॉजिट्स, ठीक है। सीरम इंसुलिन लेवल है, ठीक है ना। वो फर्स्ट जो सीरम इंसुलिन लेवल है वो इनिशियली जो है जब जब ये डायबिटीज मेलिटस टाइप हो जाती है किसी को भी, तो इनिशियली ये हाई होता है, लेकिन विद द एडवांस एज और विद द एडवांस ऑफ डिजीज ये जो है कम हो जाता है। और हमें देखने को मिलता है कि डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 के पेशेंट्स को भी एडवांस एज में इंसुलिन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो सीरम इंसुलिन लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, या ये कहने को कह सकते हैं कि सीरम लेवल काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इंसुलिन लेनी पड़ती है। और डायबिटीज टाइप 2 लेटेस्ट में जो मैं इंसुलिन करवाई थी कि कौन सी इंसुलिन डायबिटीज लेटेस्ट टाइप 2 के पेशेंट ले सकते हैं, तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि वो कौन सी इंसुलिन है जो हमने डायबिटीज एंटी डायबिटिक ड्रग्स टाइप 2 के लिए हमने लेनी है। उसके बाद आ जाए तो क्लासिक सिम्टम्स हैं जो कि लाइक टाइप 1 जो कि पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेगिया, ठीक है ना। तो वो टाइप 1 में टाइप 2 में हम देखने को मिलती हैं, लेकिन कभी कभार, ठीक है, कभी कभार इस वजह से फॉर एग्जांपल हम किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कैनाग्लिफ्लाजोन दे रहे हैं डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 वाले बंदे को, ठीक है ना। कैनाग्लिफ्लाजोन, डापाग्लिफ्लाजोन और एम्पाग्लिफ्लाजोन, ठीक है ना। तो क्या होगा कि उसके यूरिन में हमें उसको पॉलीयूरिनेशन ज़्यादा होगी। जब वो ज़्यादा उसका जो ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, तो जब ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा तो कैनाग्लिफ्लाजोन का तो फंक्शन ही है कि ये रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है ग्लूकोज की। तो ये क्या होगा, ग्लूकोज को जल्द जल्द एक्सक्रीट होना पड़ेगा थ्रू द बॉडी। तो एक्सक्रीशन ऑफ द ग्लूकोज बाय मींस ऑफ यूरिन ही है। तो इस वजह से पॉलीयूरिया में देखने को मिलेगा, पॉलीयूरियन और ग्लाइकोसूरिया ऑफ कोर्स देखने को मिलेगा किन में, जो कि कैनाबिफ्लाजोन यूज करते हैं। उसके बाद हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी इसमें ये है कि आइलेट्स अमाइलेट पॉलीपेप्टाइड डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये थी डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 टाइप 2 की पैथोलॉजी, ठीक है। और ये कोई 13-14 मिनट की वीडियो है, इसमें मैंने पैथो आपको इजी वे में समझा दी कि क्या होता है क्या नहीं, और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करवा दिए। उसके बाद एंटी डायबिटिक ड्रग्स के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ और अपलोड भी कर चुका हूँ। इंशाल्लाह ये भी अभी मैं थोड़ी देर तक अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद ये जो मैंने सारा मटेरियल जहाँ से लिया, ये मैंने यूएसएली से लिया है मटेरियल, किसी भी बुक से, ना रोबिन से लिया, ना मैंने पथोमा से लिया, डॉक्टर सकर की बुक से। ये मैंने यूएसएली स्ट्रैवान से लिया है। तो होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ये आपके लिए इनफ हो टू क्रैक एनी एमसीक्यू रिलेटेड डायबिटीज मेलिटस पैथो। तो हमेशा दुआ में याद रखें दूसरों को भी, और दूसरों के लिए ईज़ीनेस का सबब बने, उनके लिए मुश्किलात का सबब ना बने। मेरी कोशिश थी कि मैं जो कर रहा हूँ वो इंशाल्लाह आप तक भी पहुँचाऊँ, जितना मैं कर रहा हूँ उतना मैं आप तक भी पहुँचाऊँ। हमेशा दुआ में याद रखें, दुआएं पहले मैं बता चुका, दुआएं बेहतरीन तोहफा है किसी के लिए भी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, हमेशा दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।